वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की PYQ सीरीज को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने बहुत बार कर लिया है और हमें ये भी पता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये किस में आती है? ये आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो हमारे लिए इजी है कि हमें पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आते हैं। तो हमें पता है कि कहाँ से शुरू होंगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो हमारे लिए क्या है, ऑप्शंस क्या करना, कैंसिल आउट करना इजी है। तो मतलब ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक ही बचता है, कौन सा? आंसर विल बी ए, आर्टिकल 44। ठीक है, तो आर्टिकल 44 किससे बात कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से। इसका मतलब है कि सब जगह क्या होगा, एक जैसा कानून। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इसलिए ऐड करे गए थे ताकि स्टेट्स जो हैं अपने अकॉर्डिंगली जो हैं इसको लागू कर सके। ठीक है, तो अभी मोस्टली किस किस ने, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा है? वो उनमें से एक कौन सी है? उत्तराखंड है। दूसरी कौन सी है? अच्छा, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा गया है। ठीक है, वो उसका आपने मुझे नाम बताना है। एक है हमारे पास गुजरात और अगली है हमारे पास गोवा। गोवा जो है यहाँ पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले से यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू है। ठीक है जी, और हमें आर्टिकल 14 भी हमको पता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या, किस चीज के बारे में बोलता है? इसमें हमें पता है कि आर्टिकल 1 to 4 जो हैं वो आते हैं हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल जो 4 है वो किस बारे में बात करता है? वो पार्लियामेंट को पावर देता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट को किस चीज की पावर दे रहा है कि जो आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है? वो बोलता है एडमिट करना कोई नई स्टेट को। मतलब जब हम कह रहे हैं कि एडमिट करना किसी नई स्टेट को, मतलब कोई नई स्टेट बनाना, या तो कोई एक स्टेट है उसको तोड़ के बनाना या किसी दूसरी स्टेट को मिला के जो है नई स्टेट बनाना। तो आर्टिकल 2 वो बात कर रहा है। ठीक है, और आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है किस चीज को, बाउंड्रीज को। तो वो आर्टिकल 3 बात कर रहा है। तो नंबर जो 4 आर्टिकल है वो पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, ठीक है, उसमें क्या करे वो, जब उसमें अगर उसको चेंजेस करने हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, हमें पता है ना मेजोरिटी, जब हम वोटिंग उसमें होती है पार्लियामेंट में तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इन सब पे चलती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सिंपल मेजोरिटी से क्या है, कोई भी जैसे वो करेगा, स्टेट को अल्टर करेगा या तो फिर क्या करेगा, उसकी बाउंड्री को डिक्रीज करेगा, जो भी करेगा पार्लियामेंट, तो उसमें क्या है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी यूज होगी, कोई स्पेशल मेजोरिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, और मतलब उसमें जो अमेंडमेंट की जा रही है वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं होगी। ठीक है, सिंपल आर्टिकल 4 ये बात करता है। ठीक है जी, और आर्टिकल 34 हमको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मतलब आर्टिकल 34 ये बोलता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब हमसे छीन लिए जाएंगे। ठीक है, कब कब छीन लिए जाएंगे? जब कहीं पे, कहीं भी देश में, किसी स्टेट में, पूरे देश में कहीं पे क्या लग रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, तो वो आता है हमारे पास आर्टिकल 34 के अंदर। ठीक है, तो हमें आर्टिकल 44 पता चल गया है, 34 भी पता चल गया, एंड 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। ठीक है, समानता का अधिकार। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखो, हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ यहाँ पे देखो दे रखा है कि एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए क्या होगा, समान रूप से लागू होगा। मतलब कोई भी धर्म के लोग होंगे सबके लिए सेम कानून चलेगा ना। इसमें ये नहीं करा जाएगा कि अच्छा ये मुस्लिम है तो मुस्लिम बोलेंगे ये नहीं हमारे कानून में नहीं है, या कोई बुद्धिस्ट होंगे या हिंदू होंगे। सबके लिए जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो वो सबके लिए एक जैसा ही कानून चलेगा। ठीक है जी, okay, next, which of the following articles of the constitution of india deals with the uniform civil code? अब देखो
सेम क्वेश्चन को थोड़ा क्या करा गया है, ट्विस्ट करके पूछा गया है। ट्विस्ट भी नहीं है, मतलब थोड़े चेंजेस है। इसमें डायरेक्ट पूछा था आर्टिकल, ठीक है, इसमें आर्टिकल पूछा था 44, ठीक है, और यहाँ पे भी आर्टिकल पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने पूरा क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग चेंज करके दिया है। सो हमें आंसर पता है, आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या करता है, रिलेट करता है, डील करता है, ठीक है जी। अब ये देखो, मैंने आपको बताया 36 से लेकर जो हमारे पास 51 तक आर्टिकल्स हैं वो हमारे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, ठीक है जी। तो हमने 44 को देख लिया। अब हमारे पास देखो 46, 45, 43 आते हैं, ठीक है जी। तो जो ये तीनों आर्टिकल्स हैं ये किस किस चीज से डील करते हैं अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो 46 आर्टिकल है वो क्या कह रहा है कि हमें प्रमोट करनी है एजुकेशन, किसकी, जो इकोनॉमिकल और साथ में इनका क्या करना है, जो भी इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके बारे में ध्यान देना है, किसका, जो भी वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है। क्या बात कर रहा है आर्टिकल 46 कि हमें क्या करना है, प्रमोट करना है क्या, एक तो एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है जी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, वीकर सेक्शंस का। वीकर सेक्शंस में कौन आएंगे हमारे पास, एससी और एसटीज, ठीक है। एससीज और एसटीज जो आएंगे उनके बारे में ये बात कर रहा है, उनकी एजुकेशन और उनके किस चीज से, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमें वो प्रमोट करने हैं। सिंपल अगर भाषा में समझे इसको तो वो आर्टिकल कौन सा बात कर रहा है, आर्टिकल 46, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 45, वो बोलता है कि हमें प्रोवाइड करवानी है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल, कब तक, अंटिल जब तक वो कितने साल के ना हो जाएं, 6 साल के ना हो जाएं, ठीक है जी। तो हमें क्या करवानी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर की ये बात कर रहा है, और हमें ये कह रहा है आर्टिकल 45 कि हमें जो है जब तक बच्चा क्या ना हो जाए, 6 साल का ना हो जाए, उसको क्या करना है, उसको कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, ठीक है जी। आर्टिकल 45 ये बोल रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास आर्टिकल 43, ठीक है। आर्टिकल 43 ये बोलता है कि हमें क्या करना है, सिक्योर करनी है लिविंग वेज, किसकी, जो भी लिबरल क्लास है, ठीक है। सिक्योर करनी है लिविंग वेज, डिसेंट वर्क हो सबके पास करने के लिए, डिसेंट वर्क मतलब जॉब, एक डिसेंट वर्क, ठीक है। डिसेंट वर्क हो और डिसेंट वर्किंग कंडीशंस हो हमारे पास, कि जहाँ पे काम किया जा रहा है ना, जहाँ पे कोई भी अपनी जॉब कर रहा है वहां पे क्या हो, वहां का माहौल, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी बात कर रहा है आर्टिकल 43। सिंपली क्या कह रहा है, सिक्योर करने को कह रहा है लिविंग वेज, लिविंग वेज मतलब अर्न करना, पैसा कमाना, है ना। लिविंग वेज बेसिक जो दिहाड़ी हम कहते हैं ना कि एक दिन में एटलीस्ट इंसान को इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, सिक्योर लिविंग वेज, ठीक है जी। और हम क्या कह रहे हैं कि डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि डिसेंट इन्वायरमेंट हो, कहाँ का, जहाँ पे वो काम कर रहा हो, ठीक है, डिसेंट इन्वायरमेंट उसकी जॉब का, ठीक है जी। तो ये सारी बात कर रहा है आर्टिकल 43। तो ये आई थिंक अब सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए, और ये आते किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। अब इसमें इन्होंने क्या करके दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया है, बट इस टाइम उन्होंने पूछा है आर्टिकल 44 बता भी दिया है कि किससे डील करता है, बट अब उन्होंने पूछ लिया कि ये आता किसमें है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किसमें आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो आई गेस ये अब इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है जी। हमने तीनों तरीके से देख लिया कि इसको कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 27। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन किस तरह पूछे हैं कि आर्टिकल 27 भी दे दिया और वो किस चीज से डील करता है वो भी दे दिया। देखो आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील्स विद, मतलब हिंदी में भी देख लेते हैं, किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 27 बोलता है। इसका मतलब क्या है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि करों के भुगतान से स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है आर्टिकल 27 ये बोलता है कि सरकार किसी भी धर्म के व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकती कि आप मुस्लिम हो तो आपको टैक्स देना होगा हमें, या आप हिंदू हो आपको टैक्स देना होगा, या बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म के स्पेसिफिक धर्म के आधार पर जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है।
ठीक है, इस चीज से क्या है, सारे व्यक्तियों को, सब धर्मों के व्यक्तियों को क्या है, स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 27 इस चीज से डील करता है, ठीक है, कि हमारी सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार जो है क्या नहीं करेगी, किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर जो है टैक्स वसूल नहीं करेगी, ठीक है। ये इस चीज की हमको क्या है, स्वतंत्रता है, हमें संविधान ने आर्टिकल 27 में ये दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 27 इनमें से किस में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया 36 से लेकर 51 तक क्या आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो ये अब देखो आर्टिकल यहाँ तो 27 है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है जी। और हमें ये पता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैं, ये जो जितनी भी है, ये आर्टिकल कहाँ से शुरू हो जाती है, 73 से स्टार्ट होना शुरू होती है, तो मतलब ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये ऑप्शन डी, मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो जो आर्टिकल 27 है वो किस में आता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन में। और हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर चलते हैं 35 तक, वैसे है ना, 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, 12 से लेकर 35 तक चलेंगे, ठीक है। और 20 ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 25 टू 28 जो है ना हमारे पास आर्टिकल, उसमें हमको क्या स्वतंत्रता मिली है, वो हमें मिली है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है जी। आर्टिकल 25 से 28 तक जो आते हैं उसमें हमको किस चीज की फ्रीडम मिली है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। और उसमें आर्टिकल 27 जो है किसके बारे में बात कर रहा है, कि हमारी सरकार जो है हमसे हमारे धर्म के आधार पर जो है टैक्स का भुगतान हमसे नहीं करवा सकती, कि अच्छा आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 12 टू 35, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सारे दे रखे हैं ना, और यहाँ पे हमने देखो लिखा भी है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है भाग 3 में क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम पार्ट 3 बोलते हैं, है ना। अगर आपसे पार्ट पूछ लिया जाए या भाग पूछा जाए हिंदी में, तो वो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में, ठीक है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये आते हैं पार्ट 4 में, ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके जी। नेक्स्ट आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील्स विद। अब देखो आर्टिकल 31 भी उन्होंने बता दिया है कि किससे डील कर रहा है, बट उन्होंने पूछा है कि इनमें से किस में आता है। तो अब हमारे लिए क्लियर है आई गेस, कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 12 टू 35, और ये आ रहा है आर्टिकल 31C, तो किस में आएगा, ये आएगा फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स में। और आर्टिकल 31C जो है, अच्छा मैं आपको बता ही देती हूँ, वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली थी, ठीक है, बट थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। जो आर्टिकल 31C है ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है, किसमें, आर्टिकल 14 में, ठीक है, ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 14 में। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमें, हाँ वो कह रहा है देखो, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा, आर्टिकल 39A है ना, ठीक है। अगर जब हमें क्या करना है, किसी को फ्री लीगल एड देनी है, क्योंकि आर्टिकल 39A क्या बोलता है, फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहा है। फ्री लीगल एड का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कोर्ट नहीं जा सकता, कोई अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहा है, उसके बिहाफ में अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको फाइनेंशियल हेल्प करके उसको कोर्ट में जाने के लिए उसको हेल्प कर रहा है, वो बोलता है आर्टिकल 39A। मोस्टली वीकर सेक्शंस के लिए है, ठीक है। तो अगर जब आर्टिकल 39A जो है, अगर हमें इसके रिलेटेड कोई चीज इफेक्ट में लानी है, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 जो है वो क्या होगा, उसका तो हनन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वालिटी तो हो ही नहीं रही, क्योंकि हम तो सिर्फ फ्री लीगल एड देके हम क्या कर रहे हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं हम उनको ही आगे वो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है, आर्टिकल 31C, ओके।
ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कौन सा फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 39A, ठीक है। तो सिर्फ यही हमने ध्यान रखना है कि जब ये इन हो रहा है तो आर्टिकल 14 जो है आउट हो जाता है, सिंपल भाषा में याद रखें तो, ठीक है। सिंपल कि व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा हमें याद रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे देखो कि अनुच्छेद 31C को जोड़ते हुए यह प्रावधान किया गया है कि यदि निर्देशक तत्वों में वर्णित भाग 39B और C, मतलब 39 वैसे ए आएगा है ना, 39 और B और C को भी अगर लागू करना हो, लागू करने के लिए अगर कोई संशोधन होता है तो उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। हाँ, और इसको ऐड कब करा गया था ये भी देख लो कि आर्टिकल 31C को कब ऐड करा गया है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी गई थी, तब इसे जो है ऐड करा गया था, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 31B, अगेन इन्होंने हमसे पूछा ये इनमें से किस में आता है, और इन्होंने बता भी दिया है कि ये किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डील विद, मतलब कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण, तो ये आता है आर्टिकल 31B में। तो इनमें से हमें पता लग गया अब, ठीक है। तो आंसर हमें बहुत क्लियर है कि आएगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक हमारे पास रहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। ओके, हाँ। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, मतलब भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कौन से आर्टिकल में आएगी? हाँ जी, आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 315, ठीक है। ये किससे रिलेटेड बात करता है? यूनियन पब्लिक, यूपीएससी से, ठीक है, यूपीएससी से, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो आर्टिकल 52 है हमारे पास, तो मैंने बोला अभी कि जो हमारे पास वो आते हैं, क्या नाम, क्या आता है हमारे पास, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं किसमें, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। और 51A हमें पता है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ठीक है। मौलिक हमारे क्या हैं, हमारे जो हमें ड्यूटीज करनी है, ठीक है, तो उसमें आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। टोटल कितनी है हमारे पास? 11 है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास आर्टिकल 52 क्या आएगा? 52 से हमारे पास क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल 52 में क्या आएगा हमारे पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा आर्टिकल 52 में, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 किसके बारे में बात कर रहा है? प्रेसिडेंट के बारे में। अच्छा जी, आर्टिकल 250 अगर हम देखें किससे रिलेटेड बात कर रहा है? हाँ जी, आर्टिकल 250। अच्छा, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ये आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 250 किससे रिलेट करता है। और आर्टिकल 300 किससे बात करता है? सूट एंड प्रोसीडिंग से। ये शायद मैं आपको पहले भी पिछले उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। किससे रिलेटेड करता है ये? सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी। कि किसी को सू करना, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, ठीक है, वो सू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा दे भी रखा है, देखो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति, इसमें हमें बता रखा है कि इसमें राष्ट्रपति होगा भारत का एक। 300 बोल रहा है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम पर वाद ला सकती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं सू करना किसी को, ठीक है, सूट एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल 250 बोल रहा है यदि आपात मतलब इमरजेंसी के टाइम, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब कहीं इमरजेंसी लगी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 250 बोल रहा है कि अगर कहीं पे इमरजेंसी लगी है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी लिस्ट है ना, हमें पता है एक यूनियन लिस्ट है हमारे पास, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो जब हमारे कहीं पे इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेट लिस्ट होगी, जो हमारे पास स्टेट लिस्ट होगी, उससे रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाना है,
ठीक है। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो उसकी अब पावर किसके पास चली जाएगी? यूनियन के पास, मतलब सेंटर के पास चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज हमको पता है जो यूनियन लिस्ट है उससे अगर रिलेटेड कोई लॉ बनाना हो तो कौन बनाता है? सेंटर बनाती है, मतलब पार्लियामेंट बनाएगी। अगर स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना हो तो उसको कौन बनाता है? स्टेट्स जो होती है हमारे पास है ना, वो बनाती हैं अपने अपने हिसाब से। और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें दोनों को ही अधिकार है कि उसमें जो मुद्दे दे रखे हैं दोनों ही उस पर क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। पर अगर कभी ऐसा वो आ जाए, ठीक है, डेडलॉक आ जाए, किसका जो है पलड़ा भारी रहेगा, हम बोले तो किसका रहेगा? सेंटर का रहेगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी? कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है जी, कॉन्करेंट लिस्ट की। तो यहाँ पे जो है दोनों लॉ बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। बट अगर कहीं पे इमरजेंसी लगी है तो क्या होगा? जो स्टेट लिस्ट होगी उसमें क्या होगा? उसमें अब पावर मिलेगी पार्लियामेंट को कि अब आप जो है स्टेट लिस्ट में कोई भी मुद्दा दे रखा है, कोई भी जो उसमें सूची पूरी दे रखी है, आप उससे रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। अब स्टेट लॉ नहीं बनाएगी। और ये जो है कितने महीने तक? आई गेस 6 महीने तक, हाँ जी, शायद 6 महीने तक जो है वो क्या रहता है? जो लॉ बनाया होता है वो वैलिड रहता है, ठीक है, इमरजेंसी के बाद तक। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल 222, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ अ जज। अब देखो क्या किससे रिलेटेड बात कर रहा है आर्टिकल 222 की? ट्रांसफर किया जाएगा किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो ये किससे डील करता है? तो हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आएंगे नहीं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आएंगे नहीं। अब हाई कोर्ट्स की बात हो रही है तो कौन आएगा इसमें? ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट आनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट दे रखे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कि ट्रांसफर करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज, तो वो निर्णय कौन लेता है? यहाँ से, इससे रिलेट करेगा, ठीक है जी। और इसमें सब आ जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में जब हम बात कर रहे हैं ना तो इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे दे भी रखा है कि जो ये अनुच्छेद ये है इसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उससे क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे, ठीक है, परामर्श करने के पश्चात पहले उससे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद किसी भी न्यायाधीश, मतलब कोई भी जो वो चीफ जस्टिस होगा किसी भी हाई कोर्ट का, उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, ठीक है, अब हमें पता है राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद का, वो आर्टिकल 52 में आते हैं। इसलिए यह विषय जो है किस में आता है? केंद्र सरकार से संबंधित है, इसमें स्टेट नहीं आएगी। हाई कोर्ट देख के हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं कि शायद स्टेट गवर्नमेंट होगी, बट हमें पता है कि कौन कर रहा है ये काम? प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, ठीक है। तो और हमें पता है प्रेसिडेंट किस में आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं, इसलिए आंसर विल बी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार। अच्छा जी, आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब आर्टिकल 48A बोल रहा है कि हमें क्या करना है? हमें बचाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है किसको? अपने एनवायरमेंट को, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना है, अपने किसको बचाना है? जंगलों को बचाना है। ये आर्टिकल 48A बोल रहा है। तो अब ये पूछा है कि इनमें से किससे डील करता है, तो अब ये हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है सब तक, तो क्योंकि किसमें आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स किसमें आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 48 ये बोल रहा है, ठीक है, कि हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है किसको? इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड करना है अपने फॉरेस्ट को और किसको? वाइल्ड लाइफ को, ठीक है जी। आंसर विल बी डी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है ये इसके बारे में। और आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 48A जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कौन सी संवैधानिक अमेंडमेंट के द्वारा जो है, संवैधानिक अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको लाया गया था, ठीक है, तो कौन सी थी वो थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें जो है इसको ऐड करा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 48A को कब जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाला, तो वो थी
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 42nd संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात कर रहा है? अभी हमने देखा जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब ये आर्टिकल आ गया था तो क्या हुआ था कि उसने, अभी हमने 31C पढ़ा ना, तो उसमें क्या था 14 बाहर चला गया था, ठीक है जी। तो ये हमें पता है, अब तो आई गेस सबको ही आ चुका है ये, और ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से, ठीक है जी। ओके, ये देखो यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात कर रहा है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, क्योंकि देखो जब भी जो है इमरजेंसी लगती है तो हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो कि क्या नहीं होते, कभी रद्द नहीं किए जाते, मतलब वो खारिज नहीं होंगे। वो कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 20 एंड 21। तो 21 देखो क्या बोल रहा है, हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, किससे? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस चीज की प्रोटेक्शन है। तो अब हमें पता है कि आर्टिकल 21 किस में आता है, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ये आएगा किस में? फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन में, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है। सो आई गेस ये इजी रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये किससे डील करता है? तो अब तक आई गेस सबको आंसर पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर डील्स विद, मतलब देखो इसमें बोला है कि किसी चीज को डिस्कस नहीं करना है, कहाँ पे? लेजिस्लेचर में। तो 211 किससे डील करेगा? अब ये तो है नहीं, ठीक है, फंडामेंटल भी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी नहीं है, बचे कौन से? यूनियन और गवर्नमेंट। तो ये डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब किसी भी चीज को क्या है? डिस्कस नहीं करना है, कहाँ पे? विधानसभा में, विधानमंडल में। तो वो आर्टिकल बोलता है 211, ये ध्यान रखेंगे। और ये किससे रिलेट है? राज्य सरकार से, ठीक है। ऐसे ही जो है यूनियन गवर्नमेंट को भी जो है अलाउ नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी डिस्कशन पे इन दी लेजिस्लेचर, कोई ऐसा मुद्दा, ठीक है, ऑन डिस्कशन इन दी लेजिस्लेचर। सिंपली देखो क्या बोलते हैं, विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध, है ना। तो ये आप मुझे बताएंगे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें कौन सा आर्टिकल आता है रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। ओके ओके, so that is it for today. Thank you so much for watching.